सोचिए कि आप एक प्लेन में हैं और वो प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में टूटकर बिखर जाता है और आप अपनी सीट से बंधे हुए नीचे एक घने जंगल में गिरते हैं। क्या लगता है, इसके बाद जिंदा बचने का कोई चांस है? सुनने में तो मतलब नामुमकिन सा लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। ये कहानी है लांजा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 की और उसकी अकेली सर्वाइवर 17 साल की जुलियाने कोपेक की। हमारे पास इस घटना की पूरी डिटेल्ड जानकारी है और हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आखिर हुआ कैसे। सही कहा, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर हिम्मत और सही जानकारी ने मौत को भी मात दे दी। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1971 से, क्रिसमस ईव का दिन। पेरू की राजधानी लीमा से एक प्लेन उड़ान भरता है, फ्लाइट 508। इसे पुकाल्पा शहर जाना है। प्लेन में 86 लोग हैं, सब छुट्टियों के मूड में हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। और जूलियन भी अपनी माँ के साथ सफर कर रही थी। हाँ, वो अपने पिता से मिलने जा रही थी जो एक मशहूर जूलॉजिस्ट थे। यानी प्लेन में एक खुशी का माहौल था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उड़ान के बस आधे घंटे बाद ही जब प्लेन अमेज़न के जंगलों के ऊपर था, वो एक बहुत बड़े भयानक तूफान में फंस गया। और यहीं पर शायद पहली गलती हुई। हाँ, यहीं पर पायलट एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तूफान से बचकर निकलने के बजाय वो प्लेन को सीधे उसके अंदर ले जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्लेन बुरी तरह हिलने लगा, जिसे हम टर्ब्यूलेंस कहते हैं। ऊपर रखा सामान लोगों पर गिरने लगा, क्रिसमस के तोहफे, केक, सब कुछ। और ये सब कितनी देर तक चला? करीब 20 मिनट तक। 20 मिनट तक दहशत का माहौल। 20 मिनट, ये तो बहुत बहुत लंबा समय है ऐसे हालात में। और फिर बिजली गिरी। हाँ, 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोरदार बिजली प्लेन के दाहिने पंख पर गिरी। पंख में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में वो टूटकर अलग हो गया। मतलब प्लेन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो हवा में ही किसी खिलौने की तरह बिखर गया। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस कहानी में सिर्फ तूफान ही विलेन नहीं था, एयरलाइन की भी तो कुछ भूमिका होगी। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। लांसा एयरलाइंस की छवि उस वक्त बहुत ही खराब थी। अच्छा। उसका रिकॉर्ड इतना बुरा था कि लोग मजाक में कहते थे लांसा से लांजा दे पांजा, जिसका मतलब होता है लांसा पेट के बल गिरता है। मतलब ये कोई पहला हादसा नहीं था? नहीं, इस दुर्घटना से पहले भी इस एयरलाइन के 2 और बड़े हादसे हो चुके थे। और शायद प्लेन में भी कोई दिक्कत थी। जो सोर्स हमारे पास है उनमें इसका जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, वो जिस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे थे, लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा, उसे रेगिस्तान जैसी सपाट जगहों पर उड़ने के लिए बनाया गया था। उसके पंख सख्त थे, उनमें लचीलापन नहीं था, जो पहाड़ों के ऊपर की टर्बुलेंस झेलने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल। और ये प्लेन एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से उड़ रहा था। ये बात किसी भी यात्री को नहीं पता थी। ये तो सीधे सीधे लापरवाही थी। मतलब ये हादसा होने का इंतजार ही कर रहा था। अब वापस उस पल पर आते हैं जब प्लेन टूटा। जुलियाने वो अपनी सीट 19F पर थी। हाँ, खिड़की के पास। और जब प्लेन बिखरा तो वो 3 सीटों की पूरी कतार के साथ प्लेन से बाहर निकल गईं। वो अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और शायद यही उनकी जान बचने की पहली वजह बना। वो अपनी सीट के साथ ही 10,000 फीट से नीचे गिरने लगी। हाँ, अब यहाँ पर जो हुआ वो किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन उसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। 10,000 फीट, ये तो दिमाग सुन करने वाली बात है। कोई इंसान इससे कैसे बच सकता है? बिल्कुल। 3 मुख्य वजह थीं। पहली वजह थी अपड्राफ्ट्स। अपड्राफ्ट्स मतलब तूफान की वजह से हवा नीचे से ऊपर की तरफ बहुत तेजी से बह रही थी। इन हवाओं ने जूलियाने और उसकी सीटों की कतार को नीचे गिरने से रोका, एक तरह से पैराशूट की तरह। अच्छा, तो जिस तूफान ने प्लेन को तोड़ा उसी ने उसे एक तरह से बचाया भी। हाँ, यही विडंबना है। इससे उनकी गिरने की रफ्तार बहुत कम हो गई। और दूसरी वजह थी हेलीकॉप्टर इफेक्ट। वो जो सीटों की कतार थी वो नीचे गिरते हुए हवा में बहुत तेजी से गोल गोल घूम रही थी, बिल्कुल किसी हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह। इस घूमने की वजह से भी हवा का दबाव बना और गिरने की रफ्तार और भी धीमी हो गई। और तीसरी वजह तो अमेज़न का जंगल ही था।
है ना? एकदम सही। तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, अमेज़न का जंगल इतना घना है कि पेड़ों के पत्ते और लताएं एक दूसरे से गुंथकर एक जाल सा बना देते हैं। एक कुशन की तरह। हाँ। बिल्कुल। जब जुलियानी नीचे गिरी तो वो सीधे जमीन से नहीं टकराईं, वो पेड़ों और लताओं के इस जाल पर गिरी जिसने किसी गद्दे की तरह काम किया और टक्कर के असर को सोख लिया। तो मतलब ये कोई देवीय चमत्कार नहीं था, बल्कि फिजिक्स, बायोलॉजी और किस्मत का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सही कहा। जिस तूफान ने विमान को गिराया, उसी की हवाओं ने उसे बचाया, और जिस जंगल में वो गिरी, उसी ने उन्हें गद्दे की तरह संभाला। ये तो कमाल का विरोधाभास है, लेकिन चोटें तो आई होंगी। हाँ, गंभीर चोटें थीं। उनकी कॉलोबोन टूट गई थी, घुटने में गहरी मोच थी, और एक आंख इतनी सूज गई थी कि वो पूरी तरह बंद हो गई थी। और चश्मा भी खो गया था। हाँ, तो दूसरी आंख से भी धुंधला दिख रहा था। साथ ही सिर पर चोट लगने की वजह से उन्हें कंकशन भी हुआ था। और फिर वो होश में आती हैं क्रिसमस की सुबह, अकेली उस घने जंगल में। हाँ, 25 दिसंबर की सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो जंगल की जमीन पर थीं, चारों तरफ प्लेन का मलबा और खामोशी। उन्होंने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और बचाव दल? ऊपर आसमान में बचाव हेलीकॉप्टरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जंगल इतना घना था कि उन्हें देख पाना नामुमकिन था। कुछ ही देर में वो आवाजें भी बंद हो गईं। और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बात जुलियाने के हक में थी, वो कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। जुलियाने ने अपनी जिंदगी के 3 साल अपने जूलॉजिस्ट माता पिता के साथ अमेज़न के ही एक रिसर्च स्टेशन पंगुआना में गुजारे थे। तो वो जंगल को जानती थी? हाँ, उन्हें पता था कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं। ये ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया? उनके पास न खाना था, न पानी। सबसे पहले पानी। उन्होंने प्यास बुझाने के लिए पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को चाटा। खाने के नाम पर उन्हें मलबे से सिर्फ 30 कैंडीज का एक पैकेट मिला। सिर्फ कैंडीज? हाँ, उन्होंने फैसला किया कि वो हर दिन बस 1 या 2 कैंडी खाएंगी ताकि ये ज्यादा दिन तक चल सके। एक बात और, ये जो एक धारणा है कि वर्षावन में खाने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जंगल इतना घना होता है कि जमीन तक सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती, इसलिए वहां खाने लायक फल या पौधे बहुत कम उगते हैं। अच्छा। जो उगते भी हैं उनमें से ज्यादातर जहरीले होते हैं। जुलियाने को ये पता था, इसलिए उन्होंने जहरीले मशरूम और बेरीज को हाथ भी नहीं लगाया। और फिर उन्हें अपने पिता की सिखाई हुई वो बात याद आई जिसने उनकी पूरी रणनीति तय कर दी। हाँ, ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था, अगर जंगल में कभी खो जाओ तो पानी का कोई बहाव ढूंढो और उसके साथ साथ चलते रहो। और वो बहाव कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगा ही। बिल्कुल। छोटी धारा एक बड़ी धारा में मिलेगी, फिर वो एक नदी में मिलेगी, और नदी के किनारे हमेशा कोई ना कोई इंसानी बस्ती होती है। ये सलाह सुनने में बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन उस वक्त ये जिंदगी और मौत का सवाल थी। ये दिखाता है कि सर्वाइवल सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं है, बल्कि सही जानकारी और एक साफ रणनीति का भी है। बिल्कुल। इसी एक उम्मीद के सहारे उन्होंने एक छोटी सी पानी की धारा ढूंढी और उसके किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। ये सफर खतरनाक था। अमेज़न है आखिर। रास्ते में उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी गोलियत बर्ड ईटर मिली। उन्होंने मगरमच्छ और जहरीले सांप भी देखे, लेकिन वो अपने ज्ञान की वजह से उनसे दूरी बनाए रखती थी। और यात्रा के चौथे दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हाँ, वो एक बहुत ही डरावना मंजर था। उन्हें 3 और यात्रियों के शव मिले। वो अभी भी अपनी सीटों से बंधे हुए थे और सिर के बल इतनी जोर से जमीन पर गिरे थे कि उनके शरीर का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया था। 1 मिनट, ये कितना भयानक रहा होगा। सिर्फ मौत का सामना करना ही नहीं, बल्कि इस डर का भी कि उनमें से एक आपकी माँ हो सकती है। हाँ, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। वो पास गईं और देखा कि एक महिला के पैर के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। ये देखकर उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि उनकी माँ नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। लेकिन वो दृश्य तो दिमाग में बस गया होगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी हालत भी तो बिगड़ रही थी। समय का हिसाब रखना मुश्किल हो गया था। उनके हाथ पर एक गहरा घाव था जिस पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। उन अंडों से कीड़े मतलब मैगेट्स निकल आए थे जो उनकी त्वचा को अंदर ही अंदर खा रहे थे। वो बहुत कमजोर हो चुकी थीं। और फिर कई दिनों के बाद वो एक बड़ी नदी तक पहुंचती हैं। उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हाँ, कई दिनों तक चलने के बाद वो एक बड़ी नदी के किनारे पहुंची और तभी उन्हें आसमान में एक बचाव विमान दिखा।
वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाईं, हाथ हिलाए, लेकिन पायलट उन्हें नहीं देख पाया। नहीं, इतनी दूर से घने जंगल में ये नामुमकिन था। विमान उड़ता चला गया। ये तो दिल तोड़ने वाला पल रहा होगा। बिल्कुल। कुछ देर बाद विमानों की आवाजें आनी पूरी तरह बंद हो गईं। जुलियाने समझ गईं कि अब बचाव अभियान रोक दिया गया है। मतलब सबने मान लिया था कि कोई जिंदा नहीं बचा है। हाँ, उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद अब वो यहीं मर जाएंगी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। क्या किया उन्होंने? उन्होंने नदी के किनारे चलने के बजाय खुद को नदी के बहाव के साथ छोड़ दिया। वो तैरकर या बहकर आगे बढ़ने लगी। ये खतरनाक था, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फिर 10वें दिन, जब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, उन्हें एक नाव दिखाई दी। 10वें दिन तक वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें चीजें धुंधली दिखने लगी थी। जब उन्होंने नाव देखी तो पहले उन्हें लगा कि ये भी उनका वहम है। वो किसी तरह किनारे तक पहुंची और नाव को छुआ। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। नाव के पास से एक छोटा सा रास्ता एक झोपड़ी तक जा रहा था। और उस झोपड़ी में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने एक बार फिर उनकी जान बचाई। वो अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी तक गईं। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां पेट्रोल का एक कनस्तर रखा हुआ था। पेट्रोल? हाँ, और यहाँ फिर उनका ज्ञान काम आया। उन्हें अपने पिता से सीखी एक बात याद थी कि जंगल में घाव में कीड़े पड़ जाएं तो उन्हें निकालने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पेट्रोल को अपने हाथ के घाव पर डाल दिया। 1 मिनट, पेट्रोल से कीड़े निकालना, ये सुनने में ही इतना दर्दनाक लग रहा है। उस हालत में इतनी हिम्मत और समझदारी, ये अविश्वसनीय है। ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। पेट्रोल की जलन से बचने के लिए कीड़े पहले तो और अंदर घुसने लगे, लेकिन फिर एक एक करके बाहर आने लगे। जूलियाने ने अपने हाथ से लगभग 30 कीड़ों को अपने घाव से बाहर निकाला। और उसके बाद वो बेहोश हो गई? हाँ, और अगले दिन यानी 11वें दिन आखिरकार उन्हें मदद मिली। 3 स्थानीय लकड़हारे उस झोपड़ी में आए। और उन्होंने जब जूलियाने को देखा होगा, वो डर गए। फटे हुए कपड़े, सूजी हुई आंख, शरीर पर घाव। उनकी लोक कथाओं में याकू मामा नाम की एक जल देवी का जिक्र है। उन्हें लगा कि ये वही है। और फिर जूलियाने ने उनसे बात की। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर टूटी फूटी स्पेनिश में कहा, मैं लांसा प्लेन क्रैश से बची हूँ, मेरा नाम जूलियाने है। उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने जूलियाने को बताया कि उस हादसे में तो सब मारे जा चुके हैं। और यहीं पर जूलियाने को ये कड़वा सच पता चला कि उनकी माँ भी नहीं बची। हाँ, इस पूरी यात्रा में उनके मन में एक उम्मीद थी कि शायद उनकी माँ भी कहीं जिंदा होंगी। यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जब उन लोगों ने बताया कि वो अकेली सर्वाइवर हैं, तो उनकी वो उम्मीद भी टूट गई। हाँ, ये सच जानना उनके लिए सबसे मुश्किल था। उन लोगों ने फिर उनकी मदद की? बिल्कुल। उन्होंने जूलियाने को खाना खिलाया, उनके घावों पर दवा लगाई और अगले दिन अपनी नाव में बैठाकर 7 घंटे का सफर तय करके एक छोटे से गांव ले गए। वहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो अपने पिता से मिली। ये कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर इसमें एक और चौंकाने वाला मोड़ है। हाँ, और ये इस कहानी के सबसे दुखद पहलुओं में से एक है। बाद में जब जांच दल दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचा तो उन्हें पता चला कि जूलियाने के अलावा 14 और लोग भी क्रैश में जिंदा बचे थे। क्या? 14 लोग। हाँ। लेकिन उन्हें जंगल में सरवाइव करने का कोई ज्ञान नहीं था। वो बस वहीं बैठकर मदद का इंतजार करते रहे और कुछ ही दिनों में चोटों और भूख प्यास की वजह से एक एक करके सबने दम तोड़ दिया। ये बात जूलियाने के ज्ञान और उनके सक्रिय होने के महत्व को और भी बढ़ा देती है। अगर वो भी बैठकर सिर्फ इंतजार करती तो उनका भी वही हश्र होता। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। अमेज़न के जंगल से तो वो बाहर आ गईं, लेकिन वो जंगल कभी उनसे बाहर नहीं निकला होगा। नहीं, इस हादसे का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। कई सालों तक उन्हें डरावने सपने आते रहे, लेकिन उन्होंने इस हादसे को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी माँ के सपनों को पूरा किया है ना? हाँ, उन्होंने अपनी माँ की तरह ही जूलॉजी में PhD की और एक जानी मानी वैज्ञानिक बनी। और फिर साल 2000 में अपने पिता के निधन के बाद वो उसी पेंगवाना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर बनी, जिसे उनके माता पिता ने अमेज़न में शुरू किया था। आज 2025 में 71 साल की उम्र में वो अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को बचाने में लगा रही हैं, जिसने एक बार उनकी जान ली थी और फिर बचाई भी। ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं है, ये ज्ञान की, हिम्मत की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में आपके माता पिता या बड़ों की सिखाई हुई छोटी छोटी बातें कैसे आपकी जान बचा सकती हैं।
जो ज्ञान हमें कई बार बेकार लगता है वही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जुलियानी की कहानी दिखाती है कि किसी भी माहौल का ज्ञान ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी कुंजी हो सकता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपने आज के आधुनिक जंगलों में, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने करियर, अपने रिश्तों में ऐसे कौन से जरूरी ज्ञान और स्किल्स को नजरअंदाज कर रहे हैं जो किसी अनचाहे क्रैश के वक्त हमारे काम आ सकते हैं।